तो आज गाइस हम सेक्शन 1 की बात करेंगे विच इज बेसिकली ग्रामर। ओके, मैंने आपको बताया था वर्बल एबिलिटी जो है उसमें से वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, वन बेस्ड ऑन योर ग्रामेटिकल नॉलेज, सेकंड बेस्ड ऑन योर वोकेबुलरी, ओके, एंड थर्ड बेस्ड ऑन योर कॉम्प्रिहेंशन। ओके, सो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्रामेटिकल थिंग। और जैसे कि हमने ऑलरेडी बात करी थी, इसको 2 साल तक भी पढ़ाया जा सकता है, 2 घंटे के लिए भी पढ़ाया जा सकता है। सो व्हाट विल बी डूइंग इज कि गेट में क्या इंपॉर्टेंट है और आपको किस चीजों का बेसिक नॉलेज है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें से मार्क्स लाने के। ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और जो स्कूल में आप पढ़ चुके हो उसको थोड़ा सा ब्रशअप करेंगे एज मच एज पॉसिबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि एक इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर, कोई भी एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ओके, एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स बन सकते हैं, तो कोई मुझे बताएगा एक सेंटेंस में क्या क्या होता है। जैसे कि एक मैं आपको बताता हूँ, वन थिंग विल बी नाउन। नाउन, ओके, तो वैसे ही क्या क्या आएगा। नहीं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें नहीं आता है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट तो कोई भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, ठीक है। यस, वी विल बी हैविंग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हो सकता है सेंटेंस के अंदर, वर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वर्ब, ओके, देन वी विल बी हैविंग एडवर्ब, then we can also have, which is very important for gate, conjunctions, conjunctions, okay, we may also have prepositions, interjections। ये ठीक है, इस पे ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं। we can have prepositions and we can have interjection। ओके, तो गाइस ये जो 2 लेक्चर होंगे ना, 2 या 3 जो भी वर्बल के जो भी लेक्चर होंगे, इसके अंदर आई विल नॉट बी टेलिंग यू कि आपको ये लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे सबका नॉलेज अलग अलग लेवल का होगा, स्कूल में कैसे पढ़े हो, कितना याद है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आई विल नॉट बी टेलिंग यू कि ये लिस्ट आपको लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये लिस्ट मुझे लिखना चाहिए तो यू कैन राइट। ओके, सो टेल मी गाइस क्विकली, नाउन में क्या आएगा, नाउन में क्या आएगा। नाउन के अंदर एनी टाइप ऑफ नेम्स विल बी देयर। ओके, पर्सन, थिंग, क्वालिटी, प्लेस, इन चीजों का स्पेसिफिक नाम जो होता है दैट इज नाउन। ओके, इंडिया इज अ नाउन। ओके, महाभारत इज अ गुड बुक, तो महाभारत इज अ नाउन। ओके, आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी चीज ऐसे जो भी आपको लगे, दैट विल बी नाउन। ओके, ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर, यस, ब्रांड नेम जो भी है दैट इज नाउन। तो हमेशा क्या हुआ, स्पेसिफिक जो नेम है वो स्पेसिफिक नेम, प्लेस, क्वालिटी और थिंग, ओके, दैट विल गो इनटू नाउन्स। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम बात करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन क्या बोलता है, प्रोनाउन इज द जनरलाइज्ड थिंग यूज्ड टू सप्लीमेंट द नाउन। ओके, जैसे कि क्या होता है, महेश, महेश इज एन इंजीनियर, ही इज 30 years ओल्ड। तो यहाँ पे मुझे पता है कि ये ही जो है वो महेश को लगाया गया है। पहली बार जो महेश था वो नाउन था, दूसरी बार जो ही लिया हमने दैट वाज प्रोनाउन। तो ही, शी, इट, दे, योर, हिज, हर्स, ऑल दीज आर प्रोनाउंस। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। नाउन को सब्सटीट्यूट करके भी सेंटेंस का मतलब जो बना रहे तो उसको प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन जनरल थिंग इज पहली बार ही नाउन यूज किया जाता है ताकि पता चले कि किसकी बात कर रहे हैं, और अगर उसका कंटिन्यूअस में सेंटेंस है आगे तो उसमें प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है,
आफ्टर दैट विल बी हैविंग एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है कि क्या स्पेशलिटी है ये चीज की, ये दिखाए. ओके. रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. तो बिगेस्ट जो है वो एडजेक्टिव हो गया. ओके. गुड, बैड, हायर, लोअर, हैप्पी, सैड, कुछ भी आप बोल दो. ओके, ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स. तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है, क्वालिटीज बताता है हमको नाउन की. ठीक है एवरीवन. आफ्टर दैट विल बी हैविंग वर्ब. Verb is the action happening in the sentence. Okay. I am taking the lecture. तो ये जो taking है ये verb हुआ. राइट. वर्ब तो आई थिंक सबको पता होगा, जिसके पीछे कभी आईएनजी लगा सकते हैं जरूरत पड़ने पर, वो सारी चीजें वर्ब में आती है. ठीक है. देन एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है जो वर्ब में मैं जो एक्शन कर रहा हूं उसका काइंड ऑफ एडजेक्टिव, उसके बारे में, उसका मीनिंग में कुछ ऐड करे. आई एम टेकिंग लेक्चर. आई एम टेकिंग लेक्चर ऑनलाइन. ओके. आई एम टेकिंग लेक्चर डिजिटली. तो ये डिजिटली जो हुआ दैट इज एडवर्ब. जो वर्ब है, जो एक्शन हो रही है, वो कैसे हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो दिखाने के लिए जो यूज किया जाता है दैट इज एडवर्ब. ठीक है. देन विल बी हैविंग कंजंक्शंस. कंजंक्शंस मतलब those words which can be used to join parts of the sentences or to join multiple nouns. Okay. Mr. X and Mr. Y are brothers. तो and जो है वो conjunction है. वैसे ही if, else, but, although, बहुत सारे कंजंक्शन है. हम इसको डिटेल में देखेंगे कंजंक्शंस को, क्योंकि गेट में इसमें से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं. ऑलराइट. कंजंक्शन मींस कनेक्टिंग वर्ड्स. ओके. देन वी हैव प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन मतलब जो पोजीशन दिखाता है उसको प्रेपोजिशन बोलते हैं. ओके. द बुक इज ऑन द टेबल. तो ऑन, दैट इज प्रेपोजिशन. ओके. ऑन, अंडर, ओवर, इन, आउट. he walked into the bus. ओके. he walked right in front of the car. तो ये सारे जो है ये प्रेपोजिशंस होते हैं. ठीक है. एंड इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन मतलब ऑल द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, exclamatory expressions. Oh my god, oh, bravo, amazing, alas. इंग्लिश में alas यूज किया जाता है कभी कभी, अगर आपको पता हो. alas. ओके. तो ये सारे जो है ऑल दीज आर इंटरजेक्शंस. वाओ. ओके. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ कॉमन इंग्लिश सेंटेंस. तो ये समझ में आ रहा है सबको? दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है ना कि इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, इसको प्रोनाउन बोलते हैं, इसको एडवर्ब बोलते हैं, तो भी आप इसके अंदर ये कर पाओगे, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट करेक्ट कर पाओगे ग्रामेटिकली. उसके लिए ये पता होना जरूरी नहीं है कि कौन से पोर्शन को क्या बोला जाता है, सही है कि गलत, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है. लेकिन ये होते हैं एक सेंटेंस के पोर्शंस. तो अब हम बात करते हैं इससे थोड़ा सा आगे जाके. ये सेंटेंस के पोर्शन है, लेकिन सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म होता है, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है. इसमें आएगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. कोई कोई लोग जो सब्जेक्ट बता रहे थे ना, वो सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा. सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट के बारे में और बाकी जो भी चीजें बोली जाए उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट. ओके. आई एम टेकिंग अ लेक्चर. ओके. तो ये पूरा प्रेडिकेट हुआ, सब्जेक्ट हुआ आई. पूरा सेंटेंस जो है वो मेरे इर्द गिर्द है, आई के अराउंड बात कर रहे हैं. ओके. ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन. ओके. मोस्ट फ्लाइट्स आर रनिंग ऑन टाइम. तो फ्लाइट्स जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, एंड होल सेंटेंस इज अराउंड द फ्लाइट्स. सब्जेक्ट मतलब ऐसी चीज
जिसको अगर निकाल दे तो बाकी का सेंटेंस सेंटेंस रहता ही नहीं है। ओके, ये सारे जो अभी स्टेटमेंट्स देखे, आई एम टेकिंग अ लेक्चर, आई निकाल दो, काम खत्म, बाकी के सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। सब्जेक्ट के अराउंड पूरा सेंटेंस बुना हुआ होता है। ओके, अब सेंटेंस के कितने टाइप्स है? सेंटेंस के हमारे पास होते हैं 4 टाइप्स। मोस्ट बेसिक वन इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंसेस, ओके। असर्टिव मतलब आई एम टेकिंग अ लेक्चर, वैसा सेंटेंस जो ट्रूथ है, जो एक्शन के बारे में बता रहा है। ओके, देन वी हैव इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क्स। We have interrogative sentences. Okay. After that we have imperative sentences. Interrogative तो पता चल रहा है ना सबको, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा गया है that will be interrogation, right? तो उसमें तो कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं। After that we have imperative sentences. Imperative sentences. Imperative sentence मतलब जहां पे आप ऑर्डर दे रहे हो, तो समटाइम्स क्या होता है, इसके अंदर जो है ना सब्जेक्ट नहीं होता है, फिर भी ये सेंटेंस बनता है। जैसे कि क्या बोल सकते हैं, डू नॉट थ्रो गार्बेज, डू नॉट थ्रो गार्बेज। तो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रही है, एक्शन कौन कर रहा है उसके लिए नहीं है, दिस इज अ जनरलाइज स्टेटमेंट। ओके, तो वो जो है दैट विल बी इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, और कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट कौन है, किसको बोला गया, दैट इज वेरी ऑब्वियस। जैसे हम घर में बैठे हैं, तो आप अपने साथ में जो भी बैठा है, अपना आपका भाई है, आपके कोई भी रिलेटिव, उसको आप क्या बोलोगे, प्लीज ओपन द डोर। तो इसमें बताने की जरूरत नहीं कि भाई तुझे बोल रहा हूं मैं। ओके, देन ऑल्सो इट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, सब्जेक्ट इज ऑफन लेफ्ट आउट, देन इट इज नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंस। ऑलराइट, देन वी हैव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब सरप्राइजिंग जो भी है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, ये वाले सेंटेंस। ओके, व्हाट अ वंडरफुल सीन, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, राइट? तो सेंटेंस जो है ये 4 टाइप के होते हैं। एवरीवन इज गेटिंग दिस? तो ये चीजें ऑलरेडी हमको कहीं ना कहीं पता है, ये सारी चीजें। अब हम गेट के लिए क्या यूजफुल होगा, ये बेसिक सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने बात करी यहाँ पे। ओके, अब हम बात करेंगे एक के बाद एक कुछ अप्लाइड चीजों के बारे में, जिसमें सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट आर्टिकल्स, क्योंकि उसके ऊपर से ग्रामेटिकल आ सकते हैं क्वेश्चंस। आर्टिकल्स, ओके। अब आर्टिकल से गेट के क्वेश्चंस के रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पे, राइट? तो कितने आर्टिकल्स है हमारे पास? हमारे पास आर्टिकल्स कितने हैं? 3, ए एंड द, ए एंड द। ओके, ए, ए एंड द, राइट? तो अब आर्टिकल का बेसिक्स तो सबको पता है। आई विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट द स्पेशल रूल्स, क्योंकि स्पेशल रूल्स में से ही क्वेश्चन आएगा गेट के अंदर, राइट? हम सबको पता है कि जब कॉन्सोनेंट्स होंगे तो ए यूज करेंगे, ए आई ओ यू होंगे, जब भी वॉवेल्स होंगे तो एन यूज करेंगे, और वही चीज की बात फिर से करेंगे तो ध या दी यूज करेंगे, है ना? ये तो बेसिक चीजें हो गई, राइट? लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि दिस इज बेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन। ए और एन जो है इसका यूज
is based on pronunciation and not on the word starting from A E I O U. ओके, सबसे कॉमन एग्जांपल होता है ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन. ओके, इट इज एन ऑनर टू मीट यू, इट इज एन ऑनर टू मीट यू, राइट. he is an heir he is an heir of the Rajputs. heir का मतलब क्या होता है? उनके पीढ़ी में आगे जा रहा है वो, गुजराती में वारसदार बोलते हैं जिसको. ओके, उनका वंशज है, ऐसा बोल सकते हैं. तो ही इज एन हेयर. ठीक है गाइस, तो ये आपको पता होगा कि ये प्रोनाउंसिएशन में आता है, राइट. देखिए, ही इज अ मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर पूरा लिखना है तो ही इज अ मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट, बट ही इज एन एमटेक स्टूडेंट. देखिए यहाँ पे मैं जब एम बोलना चाहता हूं तो क्या शुरू होता है? अ से शुरू हो रहा है वो, एम. ओके, ही इज अ member of parliament. He is an MP. He is an MP. आधा हिंदुस्तान ना ये नहीं करता है. जब भी आप एब्रिविएशंस यूज करो तो अगर आप प्रोनाउंस करने जा रहे हो तो ए ई आई ओ यू से शुरू होता है ना प्रोनाउंसिएशन. एम, एम तो अ से शुरू हुआ. मेरा जो मुंह खुला तो सबसे पहले क्या निकला? अ, ए. ओके, तो वहां पे एन आएगा. ये समझ में आ रहा है क्या सबको? क्या ये समझ में आ रहा है सब? शी इज एन यूरोपियन ऐसे दिया हुआ था, जो कि गलत था. यहाँ पे शायद ऑटो करेक्ट ने इसको करेक्ट कर दिया है ग्रामर में. ठीक है, शी इज एन यूरोपियन ऐसा था यहाँ पे. तो व्हाट डज दैट मीन? वो गलत है ना. जब मैं यूरोपियन बोलता हूं तो मेरा ए आई ओ यू से प्रोनाउंसिएशन शुरू नहीं हो रहा है. यूरोपियन. ओके, तो यहाँ पे ए आई ओ यू से प्रोनाउंसिएशन शुरू नहीं हो रहा है ना, य से शुरू हो रहा है. यूरोप, य, तो आगे ए आएगा. ये समझ में आ रहा है क्या सबको? एवरीवन, एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? तो हमेशा प्रोनाउंसिएशन से जाना है. बहुत सिंपल रूल है. अगर आप प्रोनाउंसिएशन नहीं पकड़ते हो ना तो आपको डिफिकल्ट लगता है कि यार कहाँ पे ए, कहाँ पे एन. अगर आप प्रोनाउंसिएशन से जाते हो तो बहुत ही सिंपल रूल है. अगर आपको पता हो, हम ऐसा नहीं लिखते कि द इंडिया, लेकिन हम ऐसा लिखते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, हम ऐसा लिखते हैं द यूनाइटेड किंगडम, बट हम ऐसा नहीं बोलते द ऑस्ट्रेलिया, द चाइना. ओके, क्योंकि यहाँ पे इंडिया नाउन है, इसमें सिर्फ अमेरिका नाउन है ना. यूनाइटेड तो एक्शन हो रही है, यूनाइटेड, समझ रहे हो? वो एक्शन दिख रहा है ना. द हाईएस्ट पीक ऐसा ही हुआ ना, द यूनाइटेड स्टेट्स. समझ रहे हैं? तो कुछ कंट्रीज के आगे ध लगता है ना, वो एक्चुअली क्यों लग रहा है वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उसके नाम में एक्शन है पहले, द यूनाइटेड किंगडम. ओके, तो ये एक स्पेशल चीज हो गई. और अगर आपने नोटिस किया हो, मैंने यहाँ पे क्या बोला पता है? द सन, दी अर्थ. हमारे कंट्री में काफी लोग होते हैं जो कभी भी उनको अच्छा लगता है तो दी बोलते हैं, दी बेस्ट, राइट. उनको अच्छा लगता है तो ध बोलते हैं. ऐसा नहीं होता है. वो भी इसके प्रोनाउंसिएशन, ये दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज. गेट में ये नहीं देख पाएंगे लोग आप क्या बोल रहे हो. लेकिन अगर यहाँ पे आप प्रोनाउंसिएशन में फिर से जिधर एन लग सकता था ऐसा प्रोनाउंसिएशन है, अ आ ई ई उ ऊ, तो आप धी बोल देंगे. अगर बाकी का कुछ भी प्रोनाउंसिएशन है तो आप ध बोलते हैं. यस, दी एंड. समझ रहे हो एवरीवन? तो दिस इज फॉर योर नॉलेज, फॉर योर बेटर स्पीच प्रिपरेशन. ये गेट में फर्क नहीं पड़ेगा आप ध बोलो कि दी बोलो, लेकिन ए एन और ध समझ में आया सबको?
ग्रामर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी हमारे टेंसेस। ओके, कितने टेंसेस हैं इंग्लिश में? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसके अंदर ऐसी एक्शंस है जो हर रोज होती है, ये आप लिख लेना अगर आपके लिए नई बात है। ओके, ऐसी एक्शंस जो हर रोज होती है या फिर ऐसी बातें जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, ही प्लेज फॉर इंडिया। ही प्लेज फॉर इंडिया। आई टेक लेक्चर्स ऑन वीकेंड्स। द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। ओके, तो इसमें ये अब ये सब मैं नहीं बताने वाला हूं आपको कि आई और यू के साथ डायरेक्टली हमारा वर्ब जाएगा और बाकी सब में एस लगेगा या ई एस लगेगा। ये तो पता होना चाहिए आपको। आई एक्सपेक्ट दैट मच, राइट, कि ये तो आपको पता हो। ओके गाइस, और अगर इसका हमें नेगेटिव सेंटेंस चाहिए तो क्या हो जाता है? डज नॉट या डू नॉट, डजंट, डोंट, राइट। आई डोंट टेक lectures on weekdays. Okay, the sun does not rotate around the earth. The earth rotates around the sun. Everyone is getting this, right? Simple present tense ऐसी चीजों के लिए जो रेगुलरली होती है या फिर जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। सेकेंड विल बी कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब हमारा आईएनजी आएगा। आई एम टेकिंग अ लेक्चर राइट नाउ। ओके, ही इज वर्किंग इन अ बिग कंपनी। अब यहां पे देखिए, सेम सेंटेंस हम लोग मल्टीपल टेंसेस में बना सकते हैं, तो नेवर गेट कंफ्यूज्ड। ही वर्क्स इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। ही इज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी सिंस 3 years। ओके, तो ये दोनों सही है ग्रामेटिकली, यस। सो नेवर गेट कंफ्यूज्ड कि भैया ऐसा नहीं होता है कि एक सेंटेंस एक ही तरीके से बन पाए। ओके, ऐसा कभी नहीं सोचना। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? इज, आर प्लस आई एन जी। यहाँ पे क्या आएगा? सिंपल या एस या ई एस, डू नॉट या डज नॉट। ओके एवरीवन, तो कंटिन्यूअस टेंस के क्वेश्चन बताने के लिए जानबूझ के कैसा किया जाता है, बहुत इजी पेपर्स जब होते हैं, इजी क्वेश्चंस, तो इसमें कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं जैसे कि लुक, लिसन, राइट नाउ, जस्ट नाउ, प्रेजेंटली, करंटली, ऑब्जर्व। ये सारे वर्ड्स हैं, तो मतलब कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस की ये मोमेंट की बात हो रही है ना। जैसे कि देखो, लुक, ही इज रनिंग। ओके, ऐसा नहीं बोल सकते ना लुक ही हैड रन, और ही हैड अ रन या फिर ही रैन। लुक ही रैन, ऐसा तो बोल नहीं सकते, समझ रहे हो एवरीबॉडी? तो लुक, लिसन, हियर, ऑब्जर्व, करंटली, राइट नाउ, जस्ट नाउ, तो ये सब इंडिकेटर्स होते हैं कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के, कि भैया ये मोमेंट की बात हो रही है, अभी के सेकंड की बात हो रही है। ठीक है एवरीवन? ओके, देन वी हैव थर्ड वन। थर्ड कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब ऐसी चीज, ऐसे एक्शंस जो हो चुके हैं अभी अभी, 50 साल पहले नहीं, अभी अभी रिसेंट पास्ट में, जो अभी अभी खत्म हुआ है, ऐसी चीजें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। द लेक्चर हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, ठीक है। द ट्रेन हैज लेफ्ट।
वी हैव टेकन लंच। ठीक है गाइस, तो ये सब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ रहे हो ना? टीम वन, टीम ए हैज वन द मैच, मतलब काम खत्म हो गया, मैच खत्म हो गई, वो जीत गए। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। और उसके बाद आएगा हैव नॉट, हैज नॉट। ओके, एक चीज है, यहां पे एक इंडिकेटर वर्ड यूज किया जा सकता है, जस्ट। ओके, शी हैज जस्ट गॉन आउट, ही हैज जस्ट गॉट अप। ओके, जस्ट, रिसेंटली। ओके, ऐसे वर्ड से हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पता चलता है। ओके, एंड विच वन, व्हाट इज द फोर्थ वन? व्हाट इज द फोर्थ वन? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चालू पूर्ण वर्तमान काल। मुझे बड़ी हंसी आती थी जब मैं ये सुनता था ना गुजराती में, चालू पूर्ण वर्तमान काल। अरे चालू के पूर्ण, लेकिन दोनों के बीच में है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसमें क्या होता है, हैव हैज के साथ मोस्टली बीन यूज किया जाता है, और उसके बाद आईएनजी में वर्ब आएगा। आई हैव बीन लिविंग इन अहमदाबाद सिंस माई बर्थ। ओके, ही हैज बीन प्रेसिडेंट ऑफ द कमिटी फॉर 4 years। समझ रहे हो? शी हैज बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन सिंस मॉर्निंग। आर यू गेटिंग इट? अभी आगे जो मैंने बताया था, द लेक्चर हैज बीन कंप्लीटेड, उसमें आईएनजी नहीं है, वो पैसिव वॉइस का परफेक्ट ही है, एक्शन जो खत्म हो चुकी है। तो पैसिव वॉइस में परफेक्ट में भी बीन आएगा, लेकिन बीन के साथ आईएनजी आएगा, तब होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एवरीवन इज गेटिंग दिस? ऐसी चीज जो काफी लंबे टाइम से हो रही है और अभी भी चल रही है, ये इसका इंडिकेशन होता है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसी चीज जो लंबे टाइम से चल रही है, सिर्फ लंबे टाइम से चल रही है, तो वो परफेक्ट हो जाता है ना? आई हैव लिव्ड इन अहमदाबाद फ्रॉम सिंस 10 years। ओके, इसका मतलब होता है मैं 10 साल से अहमदाबाद में रहता था, अब नहीं रहता हूं। समझे? आई हैव बीन लिविंग इन अहमदाबाद सिंस 10 years मीन्स मैं 10 साल से रह रहा हूं। ओके, ये हो गए हमारे प्रेजेंट के 4 टाइप। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास सेम 4 टाइप आएंगे पास्ट के। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो अब इसकी बात करते हैं, पास्ट टेंसेस की। पास्ट टेंस, इसमें सबसे पहला होगा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, ऐसी चीज जो हो गई थी बहुत टाइम पहले। वी मेट अ मंथ अगो। समझे? तो इसमें जो हमारा वर्ब है उसका सिंपल पास्ट जो होता है वो फॉर्म यूज किया जाता है। ठीक है, अगो, बिफोर, यस्टरडे, लास्ट ईयर, कोई पिछली बारी का साल, सारी हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री दिखाते हुए सारे जो वर्ड्स है उसका मतलब होता है सिंपल पास्ट टेंस। ओके, इंडिया वॉज यूनाइटेड, इंडिया वॉज यूनाइटेड बाय सरदार पटेल। तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। फिर यहाँ पे वॉज क्यों आया? क्योंकि ये पैसिव वॉइस हो गया। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनाइटेड इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनाइटेड इंडिया, ये हुआ
एक्टिव वॉइस में सिंपल पास्ट टेंस। अगर पैसिव में जाएंगे तो इंडिया वॉज यूनाइटेड बाय सरदार पटेल, वॉज एंड बाय विल बी एडेड। एवरीवन इज गेटिंग दिस? एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? सिंपल पास्ट टेंस तो बहुत बहुत आसान है, राइट? उसके बाद हमारे पास आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके, या फिर कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, जो भी सीक्वेंस में बोलना चाहो। आई वॉज टेकिंग अ लेक्चर सेम टाइम यस्टरडे, ओके, वॉज वर प्लस आईएनजी प्लस आईएनजी, राइट? ओके, he was not eating, he was not eating any food last Sunday, ओके, तो पर्टिकुलर वो टाइम पे, वो मोमेंट पे, लास्ट संडे को ऐसा कोई एक्शन नहीं हो रहा था, ये हमने बताया। एवरीवन इज गेटिंग दिस? यहाँ पे भी जो ट्रिकी है, ये दोनों वाले ट्रिकी हो जाएंगे। पास्ट परफेक्ट क्या आएगा इसमें, कोई बताएगा मुझे? पास्ट परफेक्ट में हैव और हैज की जगह पे आ जाएगा हैड, है ना? पास्ट परफेक्ट में हैव और हैज की जगह पे आ जाएगा हैड। और उसके साथ यूज किया जाएगा पास्ट पार्टिसिपल वर्जन ऑफ द वर्ब, है ना? पास्ट पार्टिसिपल। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच, ओके, द द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड। तो जनरली क्या किया जाएगा पास्ट पार्टिसिपल में, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, एक एक्शन जब हुआ तब दूसरा ऑलरेडी खत्म हो चुका था, एक मोमेंट जब डिफाइन किया गया तब दूसरा ऑलरेडी खत्म हो चुका था, ओके। द मैच हैड बीन, नहीं, ये पैसिव में नहीं जाना है हमें। दे हैड वन व्हेन शी वोक अप, दे हैड वन बिफोर शी वोक अप, दोनों वैलिड है। समझ में आया? अब आएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका नॉर्मल यूज बहुत कम किया जाता है क्योंकि यहां तक हमें जाना नहीं पड़ता है, हमें जो कहना है ना वो ऊपर के 3 से हम जनरली कह पाते हैं, ओके। पास्ट में भी हो चुकी कोई घटना जो लंबे समय तक हो रही थी, ओके, तो ऐसी जरूरत तभी पड़ेगी जब दो इवेंट्स हम बताना चाहते हैं कि जब ये हुआ तब ये होता चला आ रहा था, ओके। ध्यान से सुनिएगा, जैसे अभी मैंने बोला ना कि MS धोनी हैज कैप्टनड इंडियन साइड, ओके। अब अगर 10 साल या 15 साल के बाद बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? MS धोनी हैड कैप्टन इंडियन साइड, तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अब इसी को पास्ट कंटिन्यूअस में ऐसे बोला जा सकता है, MS धोनी हैड बीन कैप्टनिंग इंडियन साइड व्हेन दे वन द वर्ल्ड कप। समझ रहे हो? जब वो वर्ल्ड कप जीते तब धोनी कैप्टनशिप कर रहे थे। समझ में आया? तो जनरली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तभी यूज किया जाएगा जब ऐसा बताना चाहे कि जब ये घटना हुई तब ये वाली घटना चल रही थी, ओके। द स्टूडेंट्स हैड बीन प्लेइंग व्हेन द टीचर अराइव्ड, द ऑडियंस हैड बीन वेटिंग फॉर द सिंगर। समझ में आया? हैड बीन वेटिंग फॉर द सिंगर फॉर एन आवर बिफोर ही अराइव्ड। तो इसमें भी ऐसा ही होगा कि एक चीज होती चली आ रही थी जब दूसरी चीज हुई, सिंपल पास्ट टेंस में। तो सेकंड पोर्शन विल ऑलवेज बी सिंपल पास्ट टेंस, लेकिन फर्स्ट पोर्शन विल बी
हैड बीन आईएनजी, इसका यूज बहुत कम किया जाएगा, इसका यूज बहुत कम किया जाएगा। ठीक है एवरीवन? समझ में आ रहा है सबको? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब ऐसी चीज कि जब कोई एक घटना हुई तब दूसरी इवेंट होती चली आ रही थी। आज से 50 साल बाद ऐसा बोला जाएगा कि नरेंद्र मोदी हैड बीन वर्किंग एज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन कोरोना हिट इंडिया और कोरोना हिट द वर्ल्ड। ओके, हैड बीन वर्किंग, डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अगर एक्शन पे फोकस करना है कि वो क्या कर रहे थे, तो ही हैड बीन वर्किंग व्हेन कोरोना हिट द वर्ल्ड। समझ गए एवरीबॉडी? ओके गुड। अब हमारे पास है फ्यूचर टेंस, जो कि अकॉर्डिंग टू मी बहुत आसान है, लेकिन कुछ लोगों को वो डिफिकल्ट लगता है, जो विल वुड शुड शैल में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कंफ्यूजन आज हम हटा देंगे। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर में सबसे पहला होगा हमारे पास सिंपल फ्यूचर टेंस। आई विल वर्क हार्ड, आई विल स्टडी फॉर गेट। ओके, तो क्या है सब्जेक्ट? आई मी यू ही शी, कोई भी सब्जेक्ट, विल या शैल। ओके, अभी शैल को कोई यूज नहीं करता है, लेकिन आई या वी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में बेस फॉर्म में वर्ब, बेस फॉर्म में आएगा, कुछ भी नहीं, वर्क, वर्कड, वर्किंग, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब विल और शैल जब आई या वी के साथ यूज किया जाए तो दोनों में फर्क होता है थोड़ा सा, पता है? वी शैल वर्क हार्ड का मतलब होगा कि हम करेंगे, वी विल वर्क हार्ड का मतलब होगा कि हम करेंगे ही। ठीक है, जब आई या वी के साथ यूज किया जाए तो शैल मतलब करेंगे, एंड विल मतलब करेंगे ही। ओके गाइस, और जब नॉट है तो विल नॉट, वोंट, पता होगा आपको, विल नॉट शॉर्ट में वोंट लिखा जाता है, आई वोंट डू इट। ओके, और वैसे ही शैल नॉट का भी होता है, आई शैंट डू इट। ये बहुत कम देखा होता है तो इसलिए दिखा रहा हूं। आई विल बी वर्किंग हार्ड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। ओके, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस में शैल या विल के साथ हमेशा ही बी आएगा। आई शैल वर्किंग हार्ड कभी नहीं बोला जाता है। एक ये इसकी स्पेशल चीज है। उसमें क्या था? आई वॉज डूइंग, आई एम डूइंग। यहाँ पे आई शैल डूइंग नहीं, आई शैल बी डूइंग, तो बी आएगा। ही शैल बी वर्किंग बेटर इफ गिवन अ नेक्स्ट चांस। ओके, परफेक्ट फ्यूचर टेंस, ये क्या होता है कि जब कल तुम आओगे तब तक मैं ये काम कर चुका होऊंगा। आई शैल हैव फिनिश्ड लंच बाय टुमारो व्हेन यू अराइव। समझे? शैल या विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ओके,
she will have passed gate exam till next March. Okay, yeah, till 2023. Everyone is getting this? जब ये होगा तब तक ये हो चुका होगा. एक और एग्जांपल. India will have become India will have become the largest economy of the world by 2035. Will have become, हो चुका होगा. ठीक है. इन सब में गाइस लिसन केयरफुली, इन सब में पैसिव कंस्ट्रक्शन हो सकता है, लेकिन मैं वो उसको साथ साथ में नहीं पढ़ाना चाहता हूँ. दो रीजन है. साथ में पढ़ाया तो आपको कंस्ट्रक्शन समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी. ओके, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट पहले चला जाता है, बहुत बहुत सी चीजें हो जाती है, एजेंट आ जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, आगे चला जाता है, बाय आ जाएगा बीच में. तो ये सब चीजें अभी नहीं करनी है. और दूसरा, गेट में कोई पैसिव वॉइस के ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, तो इसलिए अगर उसमें कंफ्यूजन है तो उसको छोड़ भी सकते हो आप, लेकिन हम करेंगे, हम उसको भी डिस्कस करेंगे. तो कैन वी मूव अहेड. दो छोटे से टॉपिक है जिसको करने के बाद गेट क्वेश्चंस पे जाएंगे. एक चीज है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मतलब कुछ ऐसी चीज है जिसके साथ कौन सा वर्ब आएगा वो हमें डिस्कस करना है. जैसे कि ओके, तो अगर मैं इसको सिंपल और अपना क्या बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखना चाहता हूं, तो यहाँ पे ऑल बॉयज आर एंड एवरी बॉय इज वर्किंग हार्ड आएगा. ये डिफरेंस पता है सबको? क्या चेंज हुआ यहाँ पे, ये सबको रियलाइज हो रहा है? एवरीवन, एवरी या ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ. तो इसमें इज आएगा. ऑल, अ फ्यू, सम, ऑल ऑफ देम, अ नंबर ऑफ बॉयज. ओके, तो उसमें आर आएगा. समझ रहे हो? सेम चीज अगर ये पास्ट टेंस में होता तो वर एंड वॉज. आर इंडियन क्रिकेटर्स या प्लेयर्स आर प्लेइंग आईपीएल. ओके, अगर सॉरी, इंडियन प्लेयर्स आर इन यूएई. अगर मैं ऐसा बोलूं इंडियन क्रिकेट टीम, तो इज आएगा, है ना. इंडियन क्रिकेट टीम इज इन दुबई. ओके, तो जब सबके लिए बात हो रही है तो वो सिंगुलर में चला जाएगा, लेकिन सबका ग्रुप की बात हो रही है तो वो प्लूरल में जाएगा. ओके, ऑल बॉयज वर वर्किंग हार्ड, ऑल एवरी बॉय वॉज वर्किंग हार्ड. अमित, ये तो सिंपल ही है. उसमें कुछ यहाँ पे टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है. टेंस से बाहर आ गए हम लोग. टेंस के मुताबिक अगर टेंस चेंज होगा तो भी कंस्ट्रक्शन सेम ही रहेगा. कहाँ पे सिंगुलर और कहाँ पे प्लूरल, ये बात कर रहा हूँ मैं. ओके, फिर अगर ऐसा बोले कि द द एंग्री मेकिंग ट्रबल. ओके, तो यहाँ पे इज आएगा कि आर आएगा? यहाँ पे आई डोंट वांट यू टू प्रेडिक्ट, क्योंकि आप गलत ही बताओगे, मुझे पता है. यहाँ पे आर आएगा.
क्योंकि यहाँ पे दी एंग्री मीन्स हम सारे गुस्से लोगों की एक साथ बात कर रहे हैं, समझे? द पुअर आर लिविंग अ वेरी मिजरेबल लाइफ। समझ रहे हो क्या? यहाँ पे हम लोग हजारों लोगों की एक साथ बात कर रहे हैं। ये एक स्पेशल केस है, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। मैंने सारे स्पेशल ऐसी चीजों के नोट बनाए हुए हैं कि जहां जहां से क्वेश्चन आएगा और जहां पे 90% 95% लोग गलत लिखेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? द दी एंग्री मतलब गुस्से लोगों की जनरल बात हो रही है। द पुअर आर लिविंग अ बैड लाइफ, तो इसका मतलब हुआ गरीबों की जिंदगी खराब है, गरीब लोग खराब जिंदगी जी रहे हैं। ओके, तो ये प्लूरल हो जाएगा। ओके, अब किसी के दिमाग में आना चाहिए, हम ऐसा लिखते हैं, द रिच इज गेटिंग रिचर एंड द पुअर इज गेटिंग पुअरर। ओके, तो यहां पे हम ऐसा बोल रहे हैं कि अमीर इंसान अमीर होता जा रहा है और गरीब इंसान गरीब होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आपने जब उसको ट्रांसलेट किया तो भी आपने सिंगुलर में बात करी। समझ रहे हो? दिस इज अ सेइंग, ये कहावत है। समझ रहे हो? अगर मैं ऐसा बोलना चाहूँ कि अमीरों की लाइफ बड़ी सुखी होती है, तो द रिच आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ दिस। ये एक कहावत है जिसका मतलब होता है अमीर इंसान अमीर हो रहा है, गरीब इंसान गरीब हो रहा है। तो सिंगुलर में है ये कहावत। एवरीवन इज विथ मी? अब ये बताओ, एक बहुत बढ़िया सा, ये सारे ना बहुत ढूंढ ढूंढ के निकाले हुए हैं, ठीक है? ये सारे स्पेशल रूल्स, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में इतने सारे एक्सेप्शंस है, इतने सारे स्पेशल रूल्स है। शी एज वेल एज आई। बोलो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा एम। ओके, तो ये एक स्पेशल रूल है। एज वेल जब यूज किया जाता है, एज वेल एज आएगा, सॉरी एज नहीं लिखा दूसरी बार मैंने। शी एज वेल एज आई एम ईटिंग। तो उसमें जो लास्ट आपका जो करता है, मतलब आपका जो लास्ट जो सब्जेक्ट है, उसका उसके लिए यूज किया जाएगा। समझ रहे हो एवरीबॉडी? अब एक और ऐसा रूल, क्या लिखेंगे? द लीडर with his 3 children blank coming। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मुझे बनाना है तो क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? आई विल राइट इज। ओके, क्योंकि यहाँ पे दिस इज द प्राइमरी सब्जेक्ट और ये उसका बैगेज है, वो उसके साथ आ रहे हैं। ओके, हम ऐसा बोलते हैं ना, वो नेता अपने 2 बच्चों के साथ आ रहा है। ओके, वो अपने कुत्ते के साथ आ रहा है। समझ रहे हो ये सेंटेंस? द लीडर विथ हिज 3 चिल्ड्रन इज कमिंग। प्राइमरी जो सब्जेक्ट था जिसके बारे में हम एक्चुअली पूरा सेंटेंस जिसके बारे में लिख रहे हैं, उसके लिए आएगा। एवरीवन इज गेटिंग दिस? एवरीबॉडी?
ओके, तो ये एक स्पेशल था। वैसे ही आइदर और या नाइदर नॉर जब भी आएगा तो वो सिंगुलर में आता है। ये लिख के रखिए, आइदर, स्पेलिंग गलत लिख दिया, आइदर और या नाइदर नॉर जब भी यूज करेंगे तो सिंगुलर में ही आएगा उसके पीछे। ओके, फिर कुछ चीजें और ऐसी हो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हमेशा ही सिंगुलर या हमेशा ही प्लूरल में लिया जाता है, जैसे कि ऐसी चीजें जो हजारों या लाखों में है जिसको गिना नहीं जा सकता। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन 1 बिलियन, या जो भी है 100 करोड़, 130 करोड़। तो पॉपुलेशन इज, ओके, माई हेयर इज ब्लैक, इज, ओके, ये एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग कभी कभी अपने लैंग्वेज में प्लूरल में लेते लेते हैं। ओके, मेरे बाल काले हैं। ओके, लेकिन इसमें यहाँ पे सिंगुलर में लिया जाता है। समझ में आ रही है बात? ऐसी चीज है जिसको गिना ना जा सके। ओके, जैसे कि आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, द लगेज इज हैवी। लगेज मतलब एक से ज्यादा बैग होंगे, लेकिन हमने क्या बोला, लगेज। तो लगेज ऐसा नहीं होता है 1 लगेज, 2 लगेज, 3 लगेज, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, राइट? दैट द लगेज इज हैवी। ओके, द फर्नीचर इज गुड। फर्नीचर में 5 टेबल, 10 कुर्सियां, ज्यादा चीजें भी हो सकती है, लेकिन द फर्नीचर इज गुड। एवरीवन इज गेटिंग दिस? ऐसी चीजें जिसको गिना ना जा सके। ऐसे तो बहुत सारे 40-50 रूल बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो काम के हैं आपके लिए वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली एक चीज ऐसी होती है, नो बड़ी, समबड़ी, एवरीबडी, एनीबडी। ओके, ये सब में हमेशा ही क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। नो बडी इज परफेक्ट, ऐसे याद रख लो। ठीक है, ये सब में सिंगुलर आएगा, हमेशा ही सिंगुलर आएगा। ओके, नो बडी, समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, सिंगुलर। और एक लास्ट रूल, ये सिंगुलर प्लूरल में, जब भी हम इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल बातें करें ना, तो इसमें प्लूरल आएगा। इफ आई वर अ मिलियनर आई वुड डू दिस। ओके, तो इफ आई वर, ओके, ही टॉक्स ही टॉक्स एज इफ ही वर द प्रेसिडेंट। ओके, हम बोलते हैं ना जैसे वो प्रेसिडेंट है वैसे बात कर रहे हैं। ही टॉक्स एज इफ ही वर द प्रेसिडेंट। समझ रहे हो? हाइपोथेटिकल समझ में आ रहा है सबको गाइस? ओके, बस तो इतने रूल्स आपको थोड़े याद रखने चाहिए, कब सिंगुलर कब प्लूरल यूज किया जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ कंजंक्शंस, क्योंकि उसको गेट में काफी बार पूछा जाता है। कंजंक्शंस मतलब कनेक्टिंग, जो दो सब्जेक्ट को या दो पार्ट ऑफ सेंटेंस को कनेक्ट कर पाए। ओके, तो बहुत सारे कंजंक्शंस आते हैं, उसमें पहला है कॉन्ट्रास्ट वाले कंजंक्शन, जो ऑपोजिट चीजों को कनेक्ट करें। क्या लिख रहा हूं मैं भी, कॉन्ट्रास्ट वाले कंजंक्शंस। ओके, ही वर्क्स हार्ड बट ही इज पुअर।
तो क्या हुआ, हार्ड वर्क करता है तो उसको पैसे मिलने चाहिए थे, लेकिन वो गरीब है। तो दो कॉन्ट्रास्ट को हमने कनेक्ट किया। ओके, बट स्टिल, येट, though, although, even though, nevertheless, even if, however, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। लिस्ट ऑफ कंजंक्शंस कहीं से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा या कोई बुक में देखना पड़ेगा, बहुत सारे बन सकते हैं। इसलिए however, in spite of, despite of, okay, in spite of a great army, Alexander could not win. तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, समझ में आ रहा है सबको? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, बहुत सिंपल है ये, है ना? हमको जब गेट में पूछा जाए तो हमको सिर्फ इतना देखना है कि सेंटेंस के जो दो पोर्शंस हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी है क्या, तो बीच में इनमें से कुछ लगेगा जो आपको ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, दूसरा आता है क्यूम्युलेटिव। सेकंड इज क्यूम्युलेटिव कंजंक्शंस। क्यूम्युलेटिव मतलब ही एंड शी, वन एंड टू, और एज वेल एज, एंड एज वेल एज। ये क्यूम्युलेटिव क्या है, ये समझाने की जरूरत है क्या? जब दोनों के लिए सेम बात करनी हो, जब दोनों के लिए सेम बात करनी हो तो एंड या एज वेल एज यूज किया जाएगा। बहुत सिंपल है गाइस, ये बहुत सिंपल है। ओके, उसके बाद होता है कंडीशनल कंजंक्शंस। कंडीशनल कंजंक्शंस, इफ, अनलेस, इन केस, supposedly, provided that, right? If you work hard, you will get the benefits. कंडीशनल कंजंक्शंस, अगर लिखना है किसी को, मैं रिपीट करता हूं, इससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन ये जनरली यूज होते हैं। इफ, अनलेस, unless you work hard you cannot succeed. ओके, इफ से अनलेस जो है वो नेगेटिव में यूज किया जाता है, नेगेशन में। सपोज दैट यू वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड। ओके, इन केस यू वर्क हार्ड यू मे सक्सीड। ठीक है, तो इफ, अनलेस, इन केस, सपोजेबली, प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, तो अनलेस के बाद कभी नॉट नहीं लिखा जाता। तो अनलेस के बाद क्या लिखा जाता है, जो मैंने अभी सेंटेंस बनाया ना, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, ऐसा नहीं बोल सकते। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ऐसा बोलते हैं। अनलेस का ये स्पेशल केस है, समझ में आ रहा है? अनलेस के बाद कभी नॉट यूज नहीं कर सकते, तो उसकी ऑपोजिट टास्क, ऑपोजिट रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। अनलेस यू आर केयरफुल you will get the infection. Are you guys getting this? ठीक है, और इसके अलावा होते हैं रीजनल सॉरी, रीजन दिखाने वाले कंजंक्शंस। ओके, रीजन इंडिकेटर्स जो होते हैं, जिसमें क्या होता है, बिकॉज, फॉर, सिंस, एज, ये आपको पता है सबको, राइट? सिंस he was not feeling well he could not come, because he was not feeling well he could not come, he could not come as he was not feeling well.
he could not come for he was not feeling well. ये बताए ना सबको, कंजक्शन हो सकते हैं जो पर्पस दिखाते हैं, so, so as, ओके, और कंजक्शन हो गए, अब ये छोटे मोटे हैं थोड़े, पर्पस इंडिकेटर कंजक्शन, ओके, वर्क हार्ड सो यू कैन गेट गुड फ्यूचर, वर्क हार्ड सो यू कैन गेट दिस, ठीक है। पची उसके साथ ही, पर्पस के साथ ही हम लिख सकते हैं रिजल्ट दिखाने वाले कंजम्पशन, ओके, क्योंकि जैसे पर्पस था वही रिजल्ट भी बन सकता है आपका, जो पर्पस था वो, ओके। I forgot my wallet so I could not buy the thing anything, ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट दिखा है कि मैं क्यों बाय नहीं कर पाया, क्योंकि मैं वॉलेट भूल गया था। आर यू गेटिंग इट? I qualified, I worked hard so I qualified GATE with good marks, तो पर्पस रिजल्ट में कन्वर्ट हो गया, समझ रहे हो गाइस? आर यू गेटिंग दिस? ओके, फिर होते हैं ऑप्शन इंडिकेटिंग कंजंक्शंस, और, एल्स, अदरवाइज, आइदर और, नाइदर नॉर, ये बहुत सिंपल है, यू कैन आइदर do this or do that, you can either select from this or from that, okay। ऑप्शन इंडिकेटिंग कंजक्शन तो बहुत सिंपल है, और, एल्स, एल्सवेयर, अदरवाइज, आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है ना। इसके बाद आता है एक बड़ा ग्रुप जो होता है टाइम इंडिकेटर्स, टाइम इंडिकेटर्स, ओके, when, while, as, till, until, as soon as, before, after, since, हमने देखा था, द थीव्स रैन अवे एज सुन एज द पुलिस अराइव्ड, ओके, व्हेन द पुलिस अराइव्ड द थीव्स हैड रन अवे, समझ रहे हो? इसमें अगर लिस्ट लिखना है, व्हेन, व्हाइल, एज, until, as soon as, before, after, since, और एक सिंपल सा ग्रुप है कंजंक्शंस का, WH कंजंक्शंस, व्हेन एक टाइम इंडिकेटिंग में जाता है, बाकी सब WH कंजंक्शंस हो सकते हैं। द पर्सन, he is the person who was elected president, ओके, तो ही इज द पर्सन इलेक्टेड प्रेसिडेंट, हु को हु से ज्वाइन किया हमने, गाइस। अब इतना देखने के बाद भी देखिए, इंग्लिश ग्रामर इज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग, मुझे सब कुछ पता हो ऐसा 10 साल 15 साल ग्रामर पढ़ने के बाद भी मैं नहीं बोल सकता हूँ, तो कोई नई अनएक्सपेक्टेड चीज हमेशा ही आ सकती है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम होते हैं अभी। 2012 से पहले काफी डिफिकल्ट पूछा जाता था, 2012 के बाद ग्रेजुअली वो काफी इजी हो चुका है, और अभी तो कैसा है, ज्यादातर क्वेश्चन आपको कॉम्प्रीहेंशन और वोकेबुलरी से ज्यादा पूछे जाते हैं कंपेयर टू ग्रामर, ओके। लेकिन फिर भी अब ये जो है कुछ ग्रामर के क्वेश्चन आपको दिया गया था पूरा सेक्शन 1, राइट? आज शायद सेक्शन 1 2 3 एवरीथिंग इज गिवन, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है, आई कंटेम्पलेटेड, तो यहाँ पे तो वोकेबुलरी भी आएगी, क्योंकि अगर मुझे कंटेम्पलेट का मतलब ही नहीं बताया तो फिर ये कैसे होगा, ओके। कंटेम्पलेट का मतलब होता है थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, कब से सोच रहा हूं मैं। आई कंटेम्पलेटेड विजिटिंग सिंगापुर फॉर माई वेकेशन, ओके, विजिटिंग सिंगापुर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऐसे क्वेश्चन अभी काफी पॉपुलर है,
चूज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस. बोलो. They gave us the money back less the service charges to 300 rupees. प्रीतिका इसके बाद देखते हैं. They gave us the money back less the service charges to 300 rupees. क्या ये सही है क्या? देखिए ये एक ही स्टेटमेंट में 3-4 अलग अलग रूल्स आ गए. उन्होंने सर्विस चार्ज काट के पैसा वापस दे दिया जो 300 रुपए होता था. ठीक है. This country's expenditure is not less than that of Bangladesh. ये भी सही है. कैसे इनकरेक्ट है राज? ये क्या लग रहा है? लेस देन दैट ऑफ बांग्लादेश का मतलब होता है बांग्लादेश के एक्सपेंडिचर से कम. तो ग्रामेटिकली सही है कि ये देश का एक्सपेंडिचर बांग्लादेश के एक्सपेंडिचर से कम नहीं है. नहीं, ये भी करेक्ट है. ये भी करेक्ट है. आपको ऑप्शन ऐसे ही दिए जाएंगे. ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन कंफ्यूजिंग ही दिए जाएंगे आपको. The committee initially asked for a funding of 50 lakh rupees but later settled for lesser sum. ये तो पूरा करेक्ट ही है. This country's expenditure on educational reforms is very less. This country's expenditure on educational reforms is very less. Is this correct or not? दोनों पोर्शन, पहला पोर्शन और दूसरा पोर्शन दोनों सिंपल पास्ट टेंस है. समझे? The committee had initially asked for a funding. The committee had initially asked for a funding. समझे? Everybody got this? तो सी में गलती है यहाँ पे. ठीक है गाइस? ओके. ऐसे ही आपको करना है. देखिए एक ये बताइए. Suresh's dog is the one that was hurt, which was hurt, who was hurt, whom was hurt. बोलो. जब भी हम इंसान की बात नहीं कर रहे हैं ना तो who यूज नहीं किया जाता है. that यूज किया जाएगा यहाँ पे. that. which होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. who होता है ओनली फॉर पीपल. और बाकी मतलब लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग उनके लिए होगा that. समझे? नोट डाउन कर लो ये. whom तो ऑब्वियसली नहीं आएगा ग्रामेटिकली. समझे गाइस? जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हु आएगा. जब ह्यूमन बीइंग के अलावा नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो दैट आएगा. और जब ह्यूमन बीइंग के अलावा लिविंग थिंग्स की बात करें तो दैट आएगा. और जब नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो विच आएगा. विच. ओके एवरीवन? सुरेश's पेन इज द वन विच वॉज लॉस्ट. तो वहां पे अगर पेन की बात करें तो विच आएगा. डॉग की बात है तो दैट आएगा. सुरेश's सिस्टर इज द वन हु वॉज हर्ट. तो वहां पे हु आएगा क्योंकि इंसान की बात कर रहे हैं. क्लियर एवरीवन? तो ऐसे करने आपको. देखो एक ऐसी वैरायटी आती है कि एक वो गलत है, एक पोर्शन गलत है. यहाँ पे भी अवॉइड द स्मॉल कैपिटल. ओके, स्मॉल कैपिटल की चिंता मत कीजिए. द प्रोफेसर ऑर्डर्ड टू द स्टूडेंट टू गो आउट ऑफ द क्लास.
क्या गलत है इसमें? द प्रोफेसर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू गो आउट ऑफ द क्लास, राइट? द प्रोफेसर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू गो आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, एवरीवन इज गेटिंग दिस, राइट? हाँ, अभी फर्स्ट में कुछ पूछ रहे थे, शायद प्रीतिका ने कुछ पूछना चाहा था फर्स्ट क्वेश्चन में, मुझे जस्ट याद आया। ओके गाइस, अब कुछ रिसेंट ईयर्स के 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। माउंट एवरेस्ट इज, आर्टिकल का यूज है यहाँ पे। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, वन ऑफ हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। क्या आएगा एवरीवन? दिस इज नॉट सो डिफिकल्ट। रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं। ए आएगा, एवरीवन इज गेटिंग दिस, राइट? दी हाईएस्ट, क्योंकि सबसे ऊंचा है, दी हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ओके, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। एवरीवन इज विथ मी, राइट? ही वॉज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से एक था, वो मेरे खास दोस्तों में से एक था। समझ रहे हो? ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, इसका मतलब होता है वो एक ही था। ही वॉज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। एवरीबडी इज गेटिंग द डिफरेंस? एवरीवन, जब वन ऑफ यूज किया जाए तो पीछे प्लूरल चाहिए, ग्रुप में से वो वन था। ओके, इसका नोट बना दीजिएगा। ही वॉज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स एंड आई फेल्ट हिज लॉस कीनली। कीनली मतलब डीपली, इंटेंसली। He was one of my best friends and I felt his loss keenly. Everybody, देखो 44 बताओ। The ways in which this game can be played, यहाँ पे प्राइमरी सब्जेक्ट कौन है? द वेज, तो आएगा आर। ओके, द वेज इन विच दिस गेम कैन बी प्लेड आर पोटेंशियली इनफाइनाइट। बीइंग तो आएगा नहीं, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो रहा है। The ways in which this game can be played are potentially infinite. From where are they bringing their books? They are bringing their books from there. I want answers from everyone. There का difference सबको पता है कि नहीं? They are bringing their books from there. Yes, very good. They are का short है ये, they are bringing their books, उनकी किताबें, their books from there, वहां से। Anybody has confusion in this? Anybody? चलिए, ग्रामर की बात निकली है ना, तो आपको एक अमेजिंग रूल बता देता हूँ जो मेरे को नहीं पता था। मेरा 100 में से 99 हुआ था एक बहुत ही रेप्यूटेड एग्जाम में, बिकॉज ऑफ दिस। ओके, इंग्लिश में पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा एक रूल है कि यू शुड नेवर राइट दिस, आपको यही लिखना पड़ेगा। जब आप धैर्य के साथ यूज करें ना, तो इजंट और आरंट लिखना पड़ता है। जब आप धैर्य के साथ इज नॉट या आर नॉट नहीं लिख सकते। ये कमाल का वेरी लेसर नोन रूल है। ओके, इसको भी आप, बहुत ही स्पेशल रूल है, गेट में तो मुझे नहीं लगता आएगा, लेकिन मुझे याद आया धैर्य देख के। ओके, चलिए, टेक केयर एंड जय हिंद।